हाँ नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे लिपि। इसके पूर्व की वीडियो में हमने भाषा की विशेषताएं, भाषा के रूप, तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त की थी। आज हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना मित्रों, लिपि किसे कहते हैं। सबसे पहली बात है लिपि किसे कहते हैं। तो मित्रों, यदि मैं सरल भाषा में बात करूं तो किसी भी भाषा के निश्चित ध्वनि चिन्हों को, किसी भी भाषा के निश्चित ध्वनि चिन्हों को, निश्चित जो निश्चित हो गए हैं, जो बदलेंगे नहीं, निश्चित ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है मित्रों, किसी भी भाषा के निश्चित ध्वनि चिन्हों को, जो हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है, अलग अलग भाषा की अलग अलग ध्वनियां हैं, और उन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निश्चित कर दिए हैं, उनका रूप निश्चित कर दिया है कि ये ध्वनि इस प्रकार से लिखी जाएगी, उन निश्चित ध्वनि चिन्हों को या ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। और ये प्रत्येक भाषा के अलग अलग हो सकते हैं। अब मित्रों, जैसे मान लीजिए हिंदी में मुझे ए लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, और अंग्रेजी का ए लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो ये इस भाषा का ध्वनि चिन्ह हुआ और ये इस भाषा का ध्वनि चिन्ह हुआ। मित्रों, मुझे हिंदी में ओ लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, और अंग्रेजी का ओ लिखना है तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा। तो प्रत्येक भाषा की जो निश्चित ध्वनि चिन्ह है उन्हें लिपि कहा जाता है। मित्रों, हमारे हिंदी में कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि प्रत्येक लिखित भाषा की मूल ध्वनियों का लिखित रूप तो वर्ण है, किंतु उन वर्णों को लिखने का जो आकार या जो चिन्ह है, उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अब बात करते हैं मित्रों लिपि का विकास क्रम। तो सबसे पहले जो लिपि चलती थी मित्रों, सबसे पहले लिपि चलती थी चित्रलिपि। चित्रों के माध्यम से अपनी बात को, अपनी भाषा को अभिव्यक्त किया जाता था। चित्रलिपि के बाद में आई प्रतीक लिपि, यानी संकेत बनाए। प्रतीक आज भी चलते हैं, प्रतीक आज भी चलते हैं। जैसे कि लाल रंग में यदि प्लस है तो प्रतीक है मेडिकल का, चिकित्सा का। ठीक है, और यदि इस प्रकार से लाल और नीला तिर्यक रेखा से कटा हुआ यदि चिन्ह है तो पुलिस का निशान है, पुलिस का प्रतीक है। ठीक है मित्रों, तो प्रतीक आज प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की गई तो वो प्रतीक लिपि हो गई। तो देखना लिपि का विकास क्रम, चित्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि, प्रतीक लिपि, फिर आई भावलिपि, भावलिपि, और फिर आई ध्वनि लिपि। और ये जो ध्वनि लिपि है, ये ध्वनि लिपि से ही जो है हमारी प्राचीन लिपियों का विकास हुआ है। अब ध्यान देना, हमारी जो प्राचीन लिपियां हैं वो कौन कौन सी लिपियां हैं। प्राचीन लिपि, हमारी प्राचीन लिपियां हैं सिंधु घाटी लिपि है ना, सिंधु लिपि। इसके बाद एक लिपि है खरोष्ठी लिपि। प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन लिपियां कौन कौन सी, खरोष्ठी लिपि। और एक आता है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ये सिंधु जो लिपि है मित्रों, ये प्राचीन लिपियां हैं। खरोष्ठी लिपि का नामकरण इस प्रकार से हुआ कि खर, यानी खर शब्द का अर्थ होता है, खर शब्द का अर्थ होता है गधा, और गधे के होठ के आकार के जो चिन्ह थे, जो अक्षर थे, उस आकार के होने के कारण इसको खरोष्ठी लिपि, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, खर यानी गधा, तो गधे के होठ के आकार के जो अक्षर हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए, तो इसलिए इसका नामकरण खरोष्ठी हो गया। या फिर खर नाम के व्यक्ति ने इसकी शोध की, इसलिए इसको खरोष्ठी लिपि कहा गया। एक मत ये भी मिलता है कि खर शोध से खरोष्ठी शब्द बना है, तो इस प्रकार से खरोष्ठी लिपि के बारे में मत मिलते हैं। ये जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि का नामकरण ब्राह्मी लिपि क्यों हुआ? या तो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित होने के कारण से ब्राह्मी लिपि कहा गया, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण से ब्राह्मी लिपि कह दिया गया। और ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है, और वेदों की रक्षा के लिए जिस लिपि का विकास हुआ उसे जो है ब्राह्मी लिपि कह दिया गया। या ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रयुक्त लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि कह दिया गया। इस प्रकार से ब्राह्मी का नामकरण हुआ। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्राह्मी लिपि से ही हमारी जो है लिपियों का विकास हुआ है। अब ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां मानी जाती है मित्रों, एक तो दक्षिणी शैली और एक उत्तरी शैली। हमें आना है देवनागरी लिपि पर। अब देवनागरी लिपि का विकास कौन सी शैली से हुआ? उत्तरी शैली से हुआ। उत्तरी शैली से सबसे पहले एक लिपि निकली, उसका नाम था गुप्त लिपि। और ये गुप्त लिपि जो है वो 4 से 5वीं शताब्दी के आसपास की लिपि है।
यानी गुप्त लिपि का विकास हुआ 4 से 5वीं शताब्दी के आसपास। इसके बाद में फिर सिद्ध मात्रिका या फिर कुटिल लिपि का विकास हुआ। तो जो कुटिल लिपि है मित्रों वो है 6ठी शताब्दी के आसपास। 6ठी शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि का विकास हुआ। उसके बाद 6ठी से 9वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी तक आते आते देवनागरी लिपि का विकास हुआ और 10वीं शताब्दी तक आते आते शारदा लिपि का विकास हुआ। इसका मतलब हमारी देवनागरी लिपि कब से जो है अपने स्वरूप में आई, वह है 9वीं शताब्दी से। ठीक है मित्रों, दक्षिणी शैली में जो भाषा, दक्षिणी शैली की ब्राह्मी लिपि की जो दक्षिणी शैली है, उस दक्षिणी शैली की लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो तमिल, तेलुगु, ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु ये जो भाषाएं हैं, कन्नड़ भाषाएं हैं, ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली में लिखी गई भाषाएं, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं, ध्यान देना। और ये जो देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में जो भाषाएं आती है मित्रों, वो एक तो हिंदी है। आज यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। लेकिन हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद में मराठी भाषा, महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है, और नेपाल की जो नेपाली भाषा है, और कोंकण प्रदेश की जो कोंकणी भाषा है। संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी, ये 4 भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी पढ़ी जाती है। तो ध्यान देना मित्रों, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं हो गई? संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी और कोंकणी। इन भाषाओं को जो है किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि का नामकरण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। वैसे उर्दू भाषा की मूलतः निष्क लिपि है, लेकिन उर्दू भाषा के लिए फारसी लिपि का भी जो है नाम आता है कि उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। इसके भी पहले चले तो उर्दू का विकास हुआ है निष्क लिपि से। हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। हमें पता होना चाहिए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे देवनागरी जो लिपि है, उस देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं और देवनागरी लिपि जो है वो नामकरण कैसे हुआ। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं देवनागरी लिपि का नामकरण। मित्रों, ऐसा कहा जाता है देवनागरी लिपि का नामकरण, ये है हमारा प्रकरण। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि नगरों में प्रचलित होने के कारण इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। ऐसा कहा जाता है मित्रों, अलग अलग मत हैं कि पाटलिपुत्र को जो है नागर कहा जाता था और चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था। चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था और पाटलिपुत्र को नागर कहा जाता था। और इस पाटलिपुत्र के लोगों या विद्वानों के द्वारा जिस लिपि का प्रयोग किया गया, उस लिपि को देवनागरी लिपि कह दिया गया। या फिर ऐसा भी मत मिलता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रचलित लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। या फिर एक बहुत ही लिपि की एक प्राचीन शैली है, नागर शैली से विकसित होने के कारण इसे नागरी लिपि कहा गया, देवनागरी लिपि कहा गया। तो ये भी है। और एक मत ये भी मिलता है कि देवताओं की जो प्रतिमाएं थी, उन प्रतिमाओं का जो उपासना करने से पूर्व कुछ संकेत लिखे जाते थे। उन संकेतों के आधार पर इस लिपि का विकास हुआ। देवताओं की प्रतिमा की स्थापना से पूर्व उनकी उपासना करने के लिए कुछ जो है संकेत बनाए जाते थे, कुछ लिखा जाता था। उन संकेतों से इस लिपि का विकास हुआ, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा गया। तो ये 4-5 मत मिलते हैं। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी लिपि कहा गया।
पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था और उस क्षेत्र में इस लिपि का विकास हुआ, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा गया। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रचलित होने के कारण या विकसित होने का या उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने के कारण इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। देव प्रतिमाओं की स्थापना से पूर्व उनकी उपासना करने के लिए कुछ संकेत या कुछ जो है लिखा जाता था, उन संकेत चिन्हों को जो है देवनागरी लिपि कहा गया उनसे विकसित होने के कारण। इस प्रकार से देवनागरी लिपि का नामकरण हुआ है। अब ध्यान देना, अब हम बात करते हैं मित्रों देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली विशेषताएं मित्रों, ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। आप उर्दू भाषा को देखना, दाएं से बाएं इस प्रकार से, ये दायां है और ये जो बायां है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है उर्दू भाषा, लेकिन ये हिंदी भाषा जो है वो बाएं से दाएं, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि यह लिपि अक्षरात्मक है, यह लिपि अक्षरात्मक है, सब अक्षर है इसमें, ठीक है, यानी हलंत नीचे नहीं लगता है मित्रों। हमारी जो वर्तमान में जो हमारी जो वर्णमाला आती है, उस वर्णमाला में वर्णों के नीचे हलंत नहीं लगाया गया, इसका मतलब वो अक्षर हो गए, हलंत लगते ही वर्ण हो जाते हैं, तो ये अक्षर के रूप में लिखी गई है। तो ये मित्रों अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है, और इसके जो अक्षर हैं वो सुडोल है, सुडोल अक्षर है, बहुत ही अच्छे आकार में। सुडोल का मतलब है जिनका आकार अच्छा हो, इसके सुडोल अक्षर है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, अक्षरात्मक लिपि है। जैसा बोला जाता है इस लिपि में वैसा ही लिखा जाता है, यानी वर्णों का लिखित रूप उसी रूप में उच्चारित होता है। सभी अक्षर गोलाकार लिए हुए हैं, आप देखिए अ गोल घूम रहा है, ई उ क सब में जो है गोल गोल घूमे हुए अक्षर हैं। रोमन लिपि की तरह छोटे बड़े अक्षर का भेद नहीं है, यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर जैसा भेद इस लिपि में नहीं है। इस लिपि में पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया है। इस लिपि का मुद्रण भी सुलभता से हो जाता है, यानी कंप्यूटर में इसका मुद्रण भली भांति प्रकार से हो रहा है। तो मित्रों, ये है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस लिपि में वैज्ञानिकता है, इसके क्रम जो वर्ण क्रम है वह भी वैज्ञानिक है, इस लिपि का वर्ण क्रम भी वैज्ञानिक है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये सारी बातें हमें इस लिपि के विषय में याद होना चाहिए। एक विशेषता इस लिपि की यह भी है कि डॉक्टर गोरख प्रसाद ने यह सुझाव दिया है कि मात्राएं दाहिनी ओर लगाई जाए, यानी इस लिपि की मात्राएं जो है दाहिनी ओर लगाई जाती है। शिरोरेख का प्रयोग भी किया जाता है।